नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का जो रीट का लेवल 1 का पेपर था उसके 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिएगा, 30 के 30 ही प्रश्नों के सही उत्तर बताऊंगा और जो उत्तर बताने वाला हूं अगर उसके अलावा चेंज हुआ तो जो बता रहा हूँ वो भी सही माना जाएगा साथियों, क्योंकि दो उत्तर भी माने जाते हैं रीट में। तो देखिएगा, 2021 रीट भर्ती के लिए लेवल 1 की साइकोलॉजी की 30 प्रश्नों के आंसर की है ये। कल मैंने लेवल 2 की साइकोलॉजी और हिंदी की आंसर की का वीडियो अपलोड कर दिया था। अब बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनके आज वीडियो आ जाएंगे सभी के, ठीक है। तो लेवल 1 के भी लेवल 2 के भी। शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा मैं यूँ कहता हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता है कि ऐसा पेपर रीट का होना चाहिए था, क्योंकि तैयारी हमने कुछ अलग स्तर से कराई थी साथियों। फिर भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लेवल आया, बट कोई बात नहीं, वो तो सभी के लिए था। तो चलिए, रीट लेवल 1 साइकोलॉजी बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के 30 प्रश्नों को समझते हुए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे थे और उसका आंसर कौन सा माना जाएगा और बिल्कुल सटीक उत्तर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, खंड 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इस खंड में कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं, सभी को पता है ये चीज़। अब देखिएगा, यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन था आपके, देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। देखो, सीरीज कोड अलग है तो आपके पहला क्वेश्चन ये नहीं होगा, बट आप क्वेश्चन मैच करके आंसर देख लेना। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण, गणित की विषय वस्तु। इसमें सी लगा रखा है। ये देखो, ये यूँ नहीं है कि भाई जो लगा रखा है वो ही आंसर है। मतलब सारे प्रश्नों में ऐसा नहीं है, जिनमें सही है उसमें सही लगा रखा है। लेकिन यहाँ पर देखो, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भाई शिक्षकों को प्रशिक्षण देना गणित शिक्षण का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। गणित की विषय वस्तु ही उद्देश्य नहीं होता है। अब दूसरे या तीसरे में से हमको एक करना था कि कक्षा अधिगम या बालक के चिंतन का गणितीकरण। तो साथियों, अधिगम की जगह कक्ष सिर्फ एक सीमित अधिगम होता है, लेकिन बालक के चिंतन का गणितीकरण करना ये सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 1 में, ये इसका सही आंसर माना जाएगा। तो इसको चेक कर लीजिए अपनी आंसर की में, अपने पेपर में कि सही तो भर रखा है ना। बिल्कुल नीचे कमेंट करके जाना। देखो, ऐसे क्वेश्चन थे 25 से कम किसी के भी नहीं होने चाहिए, किसी के भी 25 से कम साइकोलॉजी में होने के चांसेज ही नहीं है। देखो, दूसरा जो क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 2 में क्या है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक सीखना, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखो, पारितोषिक का मतलब है जिसमें इनाम या पुनर्बलन दिया जाता है, और दंड के माध्यम से तो दोनों चीज़ें किस में आती है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित। तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन में तो ऐसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है, मतलब प्राचीन अनुबंधन में। संज्ञानात्मक सिद्धांत भी ज्ञान पर आधारित होता है। सामाजिक सीखना अनुकरण पर आधारित, और इस पर अनुकरण और प्रेक्षण पर आधारित, मतलब देखने पर आधारित होता है। मतलब यहाँ क्रिया प्रसूत अधिगम ही आपका सही रहेगा। तो विकल्प नंबर आपका जो बी वाला है इसमें सही रहेगा साथियों, प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना और तर्क। तो बाल्यावस्था का मतलब 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। तो कौन सी चीज़ नहीं होगी 6 से 12 में। अब क्या है, पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस से बालक इसमें सीखता है। रिफ्लेक्शन है एक, तो प्रतिबिंबन ये हो सकता है। एक है इमेजिनेशन, ये भी हो सकता है। एक है एर्ग्यूमेंट और तर्क, ये भी हो सकता है। लेकिन साथियों, इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है कि भाई बाल्यावस्था में बालक तर्क, कैसा तर्क, मूर्त तर्क या अमूर्त तर्क। भाई तर्क तो 2 प्रकार का होता है, तो अमूर्त तर्क से तो नहीं सीखता है लेकिन मूर्त तर्क से सीखता है। तो फिर ये भी इसका सही आंसर है। रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब एक अमूर्त चीज़ है, तो इसका आंसर फिर बी वाला भी सही माना जाना चाहिए। कल्पना करना, तो भाई कल्पना तो पहले से भी होने लग जाती है। इमेजिनेशन तो फिर ये तो आंसर इसका नहीं है।
मतलब इसका बी भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी रहेगी तर्क, क्योंकि तर्क का संबंध यहाँ पर अमूर्त रूप से लिया जाता है अधिकतर, इसलिए यहाँ डी वाला सबसे बेस्ट विकल्प है। इसको कोई गलत नहीं मान सकता है, कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं मान सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि और रचनात्मकता। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि भाई विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन आप कर रहे हो तो रचनात्मकता, बुद्धि या व्यक्तित्व नहीं है, इसमें उपलब्धि रहेगा, क्योंकि साथियों इसमें हमें प्रभावों का मापन करना है। प्रभाव मतलब हमने जो सिखाया है, हमने जो पढ़ाया है वो कितना प्रभावी है, बच्चों ने कितना सीखा है, ये चीज़ें अचीवमेंट, उपलब्धि में आती है। तो सी वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो एक चीज़ है सिर्फ व्यावसायिक समायोजन। व्यावसायिक समायोजन का मतलब है जब वो बड़ा हो जाता है उसके सामने ये प्रॉब्लम होती है कि यार मैं जीवन के किस क्षेत्र में जाऊं, मतलब किस क्षेत्र में कार्य करूं, कौन से व्यवसाय को चुनूं। तो ये वृद्धावस्था में तो होता नहीं है, शिशुअवस्था में भी नहीं, बाल्यावस्था में नहीं होता, बल्कि किशोर अवस्था, एडोलसेंस जिसको हम कहते हैं साथियों, इसमें ये चीज़ होती है। क्योंकि लगभग 17 से 18 वर्ष में बालक ये चीज़ें सोचने लग जाता है कि यार अब मैं क्या करूँगा, मैं जीवन में कौन से व्यवसाय को अपनाऊँगा, कौन सा काम करूँगा, इत्यादि चीज़ें होती है। तो बी वाला विकल्प कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था, सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, ये देखिए प्रश्न नंबर 6 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि मैं इसमें कुछ आपको अलग बताने वाला हूँ। अलग क्यों? क्योंकि उसका तर्क भी देने वाला हूँ। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित नहीं, इसमें नहीं है, सॉरी अगला है वो, ये तो नॉर्मल ही था। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध और शारीरिक स्वास्थ्य। तो भाई जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसमें जैविक कारक में शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारा जैविक कारक है, जन्मजात स्वभाव भी हमारा जैविक कारक है, आनुवांशिकता भी जैविक कारक है। लेकिन सी वाला विकल्प जो दे रखा है अभिभावक बालक संबंध, ये ही इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। क्योंकि अभिभावक बालक संबंध ये जैविक कारक थोड़ी है, ये तो सामाजिक संबंधों में आ जाता है। तो विकल्प नंबर 3 सी वाला सही है इस क्वेश्चन में। 6वां क्वेश्चन है ये। चलिए 7वां क्वेश्चन, द केसेज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज, मतलब डाउन संलक्षण का कारण है। तो भाई डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन न्यू बता दो, करा रखा था कि नहीं करा रखा था, अच्छी तरह से सभी को पता है। त्रिगुणसूत्रता 20, त्रिगुणसूत्र 21, एक्स एक्स वाई गुणसूत्र, त्रिगुणसूत्रता 22। तो जो डाउन संलक्षण है इसका जो कारण होता है वो होता है त्रिगुणसूत्रता 21, मतलब 21वें गुणसूत्र में विकार की वजह से डाउन सिंड्रोम जो कि मंद बुद्धि का कारण बनता है साथियों। बहुत ही अच्छी तरह से क्लास में इस चीज़ को मैंने बता दिया था आपको। तो बी वाला विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में फिर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन आपका था, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रेफर्स टू, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो भाई इसमें निर्देशों की वस्तुनिष्ठता तो होगी नहीं, क्योंकि निर्देश देना अलग है, मापन का उद्देश्य अलग होता है। अब यहाँ पर 2 विकल्प है, एक तो प्राप्तांकों की बारंबारता और एक है गणना की समरूपता। तो इन दोनों में से एक सही रहेगा। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है कि भाई किसी छात्र का जो उत्तर पुस्तिका है उसके बार बार अलग अलग अध्यापकों द्वारा उसको चेक करने पर भी एक समान प्राप्त अंक आना, ठीक है, एक समान अंक प्राप्त होना। तो मतलब देखो प्राप्तांकों की बारंबारता भी रहेगा, एक समान अंक प्राप्त हो रहे हैं। और गणना की समरूपता, गणना की समरूपता का मतलब क्या हुआ कि उसके अंकों को गिना जाता है और हमेशा एक जैसा ही रूप आ रहा है। तो इसमें फिर यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से तो भाई इसमें एक गणना की समरूपता रहेगा कि बार बार उसको सही जो है एक ही आंसर माना जाता है, मतलब हर बार एक ही परिणाम उसका आ रहा है। और प्राप्तांकों की बारंबारता, इन दोनों में से साथियों
इस क्वेश्चन पे या तो दोनों ही विकल्प सही माने जाएंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। प्राप्तांक मतलब कि भाई जो अंक प्राप्त हो रहे हैं बारंबारता मतलब हमेशा एक जैसे रहेंगे, या गणना की समरूपता मतलब जो हम छात्रों की जो अंक प्रदान कर रहे हैं तो उसमें जो हम गिनती कर रहे हैं कि भाई कितने अंक आ रहे हैं वो एक है, हमेशा अलग अलग है, चेंज अलग अलग नहीं हो रहे हैं, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसमें दोनों ही विकल्प सही है। फिर इस दृष्टि से तो फिर भी यहाँ पर सी या डी में से फिर मैं डी को चुनूंगा, गणना की समरूपता। ठीक है, वापस कह रहा हूँ कि भाई इसमें डी तो गलत नहीं है लेकिन सी भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही माना ही जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। दोनों ऑप्शनों का अर्थ एक से ही लिया जाता है। तो फर्स्ट आंसर की में हो सकता है डी भी मान ले, सी भी मान ले, लेकिन फाइनल आंसर की में सी को भी मानना पड़ेगा और डी को भी मानना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कौन सा है अगला, 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो TAT, ACT, ड्रॉमेन टेस्ट, MMPI। तो भाई इस क्वेश्चन को भी जाना कितनी बार करा दिया था। TAT टेट परीक्षण बिल्कुल यहाँ पर प्रक्षेपी का है, क्योंकि यह चेतन मन का अध्ययन करता है। SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मतलब वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये भी बिल्कुल प्रक्षेपी परीक्षण है। ड्रॉमेन टेस्ट और ड्रॉएमेन टेस्ट और MMPI। तो साथियों जो MMPI है ये मैंने किस में बताया था आपको, व्यक्तिपरक परीक्षण। RBSC कक्षा 11वीं की साइकोलॉजी, कौन सी कक्षा 11वीं की है या 12वीं की, उसमें व्यक्तित्व का टॉपिक है साथियों। सॉरी 12वीं की साइकोलॉजी है, 11वीं की नहीं है। कक्षा 12वीं की RBSC की साइकोलॉजी में स्व एवं व्यक्तित्व, पार्ट 2 का नाम है स्व एवं व्यक्तित्व, RBSC साइकोलॉजी बुक का। उसमें MMPI बुद्धि के अंतर्गत दे रखा है, सॉरी व्यक्तित्व के अंतर्गत दे रखा है, जिसमें अच्छी तरह से व्यक्तिपरक परीक्षणों में MMPI को रख रखा है, प्रक्षेपी को नहीं रख रखा है। अगर कोई ड्रॉएमेन टेस्ट बता रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ड्रॉएमेन टेस्ट बिल्कुल प्रक्षेपीय परीक्षणों में आता है, लेकिन MMPI टेस्ट व्यक्तिपरक परीक्षणों में आता है साथियों। तो 101% इसका आंसर MMPI ही मानना पड़ेगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका डी वाला इसमें प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे तो 10वां प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो भाई ये कोई प्रश्न दे दिया कि मतलब मजाक कर लिया, ये तो बिल्कुल ही हार्वर्ड गार्डनर, नॉर्मल बच्चा इसको याद होगा, ये तो सभी नॉर्मल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे तो चलिए 11वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कई सारे जो टीचर्स या कोचिंग वाले हैं अलग अलग आंसर मान रहे हैं, तो उसका मैं आधार बता देता हूँ साथियों कि भाई कौन सा विकल्प इसमें बिल्कुल सही रहेगा। बाल विकास आजीवन चलता रहता है, तो आजीवन चलता रहता है एक लाइन तो ये, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों के विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिरूप, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया। तो एक चीज को तो इसमें ध्यान रखना है, आजीवन चलता रहता है मतलब रुकता नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो फिर हम सतत विकास का सिद्धांत तो सही करेंगे। लेकिन चलो आगे भी पढ़ते हैं। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति बराबर नहीं होते मतलब उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है, किंतु सभी सामान्य बालकों के में विकास का एक क्रम सा रहता है। तो एक क्रम रहता है मतलब निश्चित क्रम का हो सकता था, निश्चित क्रम का सिद्धांत, तो निश्चित क्रम का तो कोई विकल्प में ही नहीं है। तो साथियों फिर इसमें एक तो सतत विकास का सिद्धांत तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सतत चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है, तो इस लाइन के हिसाब से। बाकी निश्चित क्रम होता तो फिर हम उसको सही करते, लेकिन ऐसा तो कोई दिया ही नहीं है, तो इसलिए आपके प्रथम विकल्प इस क्वेश्चन में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कौन सा प्रश्न है? 12वां। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो भाई जीन पियाजे ने कितनी अवस्था बताई थी? 4। एक तो सेंसरी मोटर स्टेज, एक प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्सरेट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो भाई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल ही अंतिम अवस्था। इसमें तो ज़्यादा कोई सोचने वाली बात थी नहीं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दे दिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है मतलब ये क्या था, ये मतलब मजाक कर दिया क्या, या रीट ली या फिर मजाक कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो साइकोलॉजी में यार, मतलब जिसकी हद ही नहीं है। आप लोग अब तक इतनी ज़बरदस्त तैयारी की थी, इतनी ज़बरदस्त तैयारी की थी कि इससे तो 10 गुना अगर कठिन पेपर आ जाता नहीं तो भी अपन 20 से 25 क्वेश्चन कर देते। लेकिन साइकोलॉजी में इसने 25 से 30 क्वेश्चन करवा दिए इसने। ऐसा कोई पेपर बनाता है क्या? मतलब भांग पी रखी थी या क्या पी रखा था पेपर बनाते वक्त, पता ही नहीं है। 2011 आज तक ऐसा पेपर न तो कभी आया ना आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। क्योंकि अभी RBSC
के ऊपर इस चीज़ को बिल्कुल होना ही वाला है कि भाई क्या पेपर था यार ये। जब आप फिर एक बार ही वैलिड रखो अगर ऐसा पेपर बना तो क्योंकि 2021 के बाद में जो रीट का आयोजन होगा, अगर उसमें कठिन पेपर दे दिया, इसकी 3 साल की वैलिडिटी है, तो फिर पेपर कराने से कुछ मतलब ही नहीं है उसका, तो क्योंकि सारे इस वाले लगेंगे उसमें। तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए यार। आप वैलिडिटी 3 साल रख रहे हो तो क्वालिटी वाला पेपर बनाओ फिर थोड़ा, कि बच्चों का स्कोर सही सभी में एक जैसा बैठे। 2018 का वास्तव में पेपर था, वैसा ही पेपर होना चाहिए, भले वैसा ही दे देता तो मन एक आत्मा में तृप्ति होती है कि हाँ यार वास्तव में अच्छा पेपर दिया। मतलब ये तो मजाक कर दिया, हद होती है हर चीज़ की। तो चलिए फिर भी कोई नहीं, वो तो ले लिया तो ले लिया। 13वां क्वेश्चन, आनुवांशिकी के जनक। हर एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रखा है साइकोलॉजी का। मैं कहता था कि इतना ज़बरदस्त पेपर आएगा, 18 से 20 क्वेश्चन तो यूँ मानो आप पल्ले भी नहीं पड़ने वाले हैं। उसमें अपना अनुमान पर आधारित उत्तर होगा, अपने तर्कों पर, अपने ज्ञान पर आधारित। लेकिन दिख रहा है क्या कोई क्वेश्चन ऐसा जो तर्कों पर आधारित, ज्ञान पर आधारित है? आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं क्या रीट में? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, भाई ये क्या है? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने बच्चा सबसे पहले यही पढ़ता है साइकोलॉजी में, सबसे पहले यही पढ़ता है ये बीएड की किताबों में, एचटीसी की किताबों में जब बालक साइकोलॉजी पढ़ता है तो सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ता है सिगमंड फ्राइड को। मज़ा आता है ना? तो मनोविश्लेषणात्मक मतलब ये क्या था फिर? दूसरा विकल्प है, ठीक है कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, अब ये देखो बुद्धि लब्धि निकलवा रहा है। कब निकलवाई थी? कौन से रीट के पेपर में बुद्धि लब्धि निकलवाई थी भाई साहब आपने? जो यहाँ पे दे दिया ये क्वेश्चन। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो 12 × 10, बस सीधी बात है। 10 वर्षीय बालक है, मानसिक आयु 12 है, मतलब इंटेलिजेंट है, तो 120 रहेगी। सी वाला विकल्प है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100 कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रश्न 16, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन की शैली, विषय वस्तु, भाषा और सामाजिक आर्थिक स्तर। तो देखो मनोवैज्ञानिक आधार में विषय वस्तु नहीं होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं होता है, भाषा नहीं होती है। अगर कोई इसमें अध्यापन शैली से चेंजेज बता रहा है तो भाई साहब उसको मैं परिणाम करता हूँ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। विकल्प नंबर 1 ही सही माना जाएगा, 101% सही माना जाएगा। फिर भी इसमें कोई कई लोग विषय वस्तु, कोई भाषा, कोई सामाजिक आर्थिक स्तर बता रहे, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, इतने बड़े बड़े अच्छे साइकोलॉजी पढ़ाने वाले जो टीचर है वो भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो आरटी एक्ट 2009 कहती है कि प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो प्राथमिक मतलब 1 से 5 होता है साथियों। इसमें प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होता है, 60 विद्यार्थियों पर 2 शिक्षक होते हैं, 61 से 90 पर 3 होते हैं। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, फिर 200 से अधिक विद्यार्थियों पर संख्या चेंजेस हो जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ पूछा है नहीं पूछा है, तो फिर सीधा सा था ना यार, पढ़ा तो रखा था 30-1, इसमें क्या याद रखने वाली बात थी? सबको याद होना चाहिए। कोई अगर 35-1 कराया, 40-1 कराया तो मतलब यार नमन है फिर आपको भी कि भाई आपने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की। इतनी चीज़ें याद नहीं रहती है तो फिर क्या मतलब आ रहा है? होना चाहिए याद। ये चौथा विकल्प इसमें सही है, सब कुछ पढ़ा रखा था, सब कुछ। ऐसा पेपर देखते ही मेरा तो लेवल 2 का जब पेपर देखा था साइकोलॉजी का, 30 के 30 क्वेश्चन ऐसे लगे तो वो क्या दे दिया ये। फिर देखो लेवल 1 का भी वैसे ही दिया उन्होंने। तो मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो भाई मिड टर्म एग्जाम इज एन एग्जाम्पल क्रिएटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। मध्यावधि परीक्षा का मतलब होता है कि भाई ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा ली जाती है उसको हम मध्यावधि परीक्षा कहते हैं साथियों। तो अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाएं समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, वार्षिक भी अर्धवार्षिक भी। इसमें सी वाला सही माना जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई इसमें रचनात्मक बताता है तो गलत है, क्योंकि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में को समेटिव असेसमेंट में सम्मिलित करते हैं, मतलब योगात्मक में, न कि रचनात्मक में। इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, इसमें 100% सी वाला ही माना जाएगा साथियों। 18वें प्रश्न में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। कौन सा रोग वंशानुगत है? तो ADHD ध्यान विकार है ये तो है ना, पार्किंसन, HIV एड्स भी इसमें नहीं है, ADHD भी नहीं है। इसमें फिनाइल कीटोनूरिया नामक जो एक रोग है साथियों, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया था यार। क्योंकि देखो रोग से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार ऐसा आता है जो हर बार नया होता है, तो वो चीज़ है। लेकिन इसमें ऑप्शन बाहर निकाल सकते थे कि भाई ADHD नहीं है, HIV नहीं है, तो
सी या बी में से लगा सकते थे, फिर जो लगता वो अलग बात है, ठीक है, भले वो तुक्का लगता है या नहीं लगता वो अलग चीज़ है, लेकिन अपन ऑप्शन दो ऑप्शनों को हटा सकते थे। तो यहाँ दूसरा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, WIA, सरोरशा परीक्षण, रेवन का MMPS। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, निष्पादन परीक्षणों में बच्चों का परफॉर्मेंस या कार्य देखा जाता है। भाटिया बुद्धि परीक्षण माला में 5 निष्पादन परीक्षण होते हैं, और ये कोई भाटिया का कोई अलग से परीक्षण नहीं दिया, इन्होंने 5 बुद्धि परीक्षणों को एक साथ जोड़ दिया। तो साथियों ये चीज़ मैंने कितनी बार बता रखी थी आपको। तो विकल्प 1 सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 20वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, प्रतिभाशाली, रचनात्मक और धीमे। तो भाई ये ऐसा कोई क्वेश्चन है यार ना, मतलब देखो बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है, वो डायरेक्ट धीमे से सीखने वालों के लिए उपचारात्मक करेंगे, ये तीनों तो एक जैसे ही हो गए, तो फिर दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के, वृद्धि विकास के, शिक्षण का समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो भैया यूँ देखो, इस क्वेश्चन को शिक्षण विधियों में 25 बार करा चुका होगा, 25 बार। शिक्षण की खेलकूद विधि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर आधारित है, 25 बार करा चुका होगा। अगर कोई इसमें शिक्षण विधियों का सिद्धांत बता रखा है, 101% गलत आंसर है वो। ओनली बी वाला ही विकल्प सही माना जाएगा, कोई डाउट नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पे ही तो खेल विधि आधारित होती है साथियों, क्योंकि खेल विधि में वाला खेल खेल के माध्यम से सीखता है, तो उससे वृद्धि और विकास का सिद्धांत ही है ये। विकल्प 2 सही है इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा है? 23वां, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष ये क्या था यार? यशपाल थे। सभी को पता है एनसीएफ 2005 जब ऊपर टॉपिक लिखते हैं तो सबसे पहले प्रोफेसर यशपाल को लिखते हैं कि प्रोफेसर यशपाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न 24, आरटी एक्ट 2009 में किस आयु के समूह बालकों के लिए? ये क्या फिर क्या था? 6 से 14 किसको पता नहीं था? मतलब हद होती है। डी वाला विकल्प सही। मतलब मुझे खुशी तो इतनी हो रही है कि सारे क्वेश्चन मेरे में से बैठ गए, लेकिन एक तरह से दुख होता है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट अपने स्वार्थ के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो बालक 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा था, जो बालक 2 महीने से तैयारी कर रहा था, उसमें और 2 साल वाले बालक में कोई अंतर नहीं रखा इन्होंने। मेन चीज़ ये है। तो उसके 2 साल की तैयारी का मतलब क्या हुआ? फिर नहीं करता ना, 2 महीने कर लेता वो ऐसा पेपर देते तो क्या मतलब था साथियों। और देख लेना ये क्या करेंगे, अगला जो रीट का पेपर है वो कठिन देंगे और इस पेपर वालों को लगाएंगे। तो ये सिस्टम चल रहा है भाई, कई दिनों से चल रहा है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, 2016 वालों को लगा दिया, 2018 में अब 16 वालों को लगा दिया, फिर 18 वालों को नहीं लगाया। अब 21 में भी क्या था, 21 वाले तो लगेंगे और अगली भर्ती में भी 21 वाले ही लगेंगे, ऐसा होगा। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, कौन सा देही का भी प्रेरक नहीं है? भूख है, नींद है, प्यास है, उपलब्धि। उपलब्धि सामाजिक का भी प्रेरक होती है। तो विकल्प नंबर 1 सही है 25वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम तो क्या था यार? ये अल्बर्ट बंडूरा के बारे में सभी को पता है, सामाजिक अधिगम दे रखा था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जिसमें मॉडलिंग वगैरह, अवलोकन आधारित अधिगम, ये सभी चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या कौन सा? 27, रेमंड केटल द्वारा व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए। भाई रेमंड केटल का क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहे हो, वहाँ भी पूछ रहे हो। रेमंड केटल बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो 16 पीएफ प्रश्नावली दी थी, उसका नाम ही 16 पीएफ प्रश्नावली है। मतलब किसको याद नहीं था ये प्रश्न? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है, क्वेश्चन ने यार 16 प्रश्नावली, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली इसका नाम था पूरा। सी वाला विकल्प 27वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो भाई यार ये है क्या, दही सबसे पहले आ जाता है, फिर उसके बाद में सुरक्षा आती है, फिर उसके बाद में स्नेह आता है, फिर उसके बाद में आत्मसम्मान आता है, फिर उसके बाद में आत्मसिद्धि आती है। मतलब बी तो कहीं से कहीं तक आया ही नहीं, तो फिर इसमें बी वाला विकल्प सही है। इसके बाद में हिंदी के आंसर की भी जारी करूंगा साथियों, बिल्कुल सटीक आंसर की। देखो 29वां क्वेश्चन, भाई आंसर की तो आपने मिला ली होगी खैर सभी से कहीं ना कहीं से, लेकिन सही जो आंसर की है उससे आप वास्तव में प्रश्न को समझ करके, मेरा जो तर्क है उसको देख करके आप आंसर की मिलाना। नीचे कमेंट करके जाना अगर एक आध प्रश्न पे डाउट हो तो, क्योंकि मैं कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ। इसे सर्वगुण संपन्न चाहिए ना सभी लोगों को, वो मैं नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता है सर्वगुण संपन्न। एक आध प्रश्न हो सकता है लेकिन 4-5 प्रश्न नहीं हो सकते, ये बात क्लियर है।
तो एक व्यक्ति में एक समय पर ही दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। द्वंद्व, चिंता, कुंठा, दबाव। सीधा सा प्रश्न था। एक साथ दो विपरीत इच्छा मतलब ये दोनों में द्वंद्व होता है साथियों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें द्वंद्व रहेगा। और अंतिम और 30वां क्वेश्चन, 30वां ही है ना, कौन सा है 30वां। तो देखो 30वां क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरेकस से संबंधित है। तो यार मतलब सही तरीके से देना चाहिए ना कि भाई कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की रही है। मैं पागल था जो इतने दिनों से प्रश्नों को घुमा घुमा के आपके सामने से ला रहा था, और ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान किससे संबंधित है, स्टीफन एम कोरे से। तो ठीक है, संतुष्टि करते हैं मन को। चौथा विकल्प आपके 30वें में सही है। अब हिंदी का पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद में लेवल 1 का, ये लेवल 1 साइकोलॉजी का हो गया था। सारे पेपरों को मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।